दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के ऊपर क्लास नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद है सभी तक एजुकेशन पहुंचे। अगर आप इस मकसद में शामिल होना चाहते हैं तो इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, समाजीकरण क्या है। ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करना। बी ऑप्शन में आपके पास शिक्षक तथा पढ़ाए गए के बीच में संबंध स्थापित करना। सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों, सामाजिक करण जो है वो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। दोस्तों, समाजीकरण वह विधि होती है कि जिसमें हम लोग अपने जो कल्चर होता है, हमारा जो कल्चर होता है वो हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं दोस्तों। और इसी के माध्यम से हम लोग जो समाज की वैल्यूज होती हैं, जो समाज के रीति रिवाज होते हैं, जो लोकाचार होता है और समाज के जो उद्देश्य होते हैं वो हम लोग सीखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं। यहां पे दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है प्राथमिक अनुकरण, बी ऑप्शन में आपके पास गौण अनुकरण, और सी ऑप्शन में आपके पास सामाजिक अधिगम, और डी ऑप्शन में आपके पास सामान्यकरण। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी, सामाजिक अधिगम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। हमारे पास क्वेश्चन गया है, एक बच्चा जो सा को वास पढ़ता है और निकुलर को अनक्लियर पढ़ता है में अंतर ही नहीं कर पाता है, वह किससे ग्रसित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया डिसलेक्सिया से, बी ऑप्शन में आपका शब्द जम्बलिंग विकार से, सी ऑप्शन में आपके पास डिसमोर्फिया से, और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में डिसलेक्सिया। दोस्तों, डिसलेक्सिया जो है वो एक प्रकार का अधिगम मतलब लर्निंग संबंधी विकार है, जिसमें कि बालक जो है वो शब्दों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ने में डिफिकल्टीज आती है। बालक अक्षरों का क्रम भी सही तरीके से निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि कौन सा शब्द पहले होगा और कौन सा शब्द बाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किस के समान है। तो ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया सीखने के लिए आकलन, बी ऑप्शन में सीखना और सिखाना, सी ऑप्शन में आपके पास सीखने के रूप में आकलन, और डी ऑप्शन में सीखने का आकलन। तो ए ऑप्शन में जो आपके पास दिया गया सीखने के लिए आकलन बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, बावर्ची जो है वो देखता है जब वो खाने को चखता है कि उसने जो काम किया क्या वो ठीक किया है, क्या वो सही तरीके से काम हो पाया है, तो इस तरह से वो सीखने के लिए आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 दिया गया, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्य कौन सा विकार होता है। दोस्तों, जो शारीरिक रूप से बच्चे जो सक्षम होते हैं, ठीक होते हैं, फिर भी उनमें कोई विकार होता है तो वो किस प्रकार का विकार होता है। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है डिस्केकुलिया, डिसमिथिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है दोस्तों, ये बल्कि ये एक प्रकार का विकार है जो कि शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं उनमें ये सामान्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों, इसमें बच्चों की जो लिखावट होती है या फिर उसकी जो समझने की कैपेसिटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, जिसमें कि बच्चे जो सामान्य रूप से ठीक होते हैं, शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ विकार आ जाते हैं, सामान्य रूप से विकार आ जाते हैं। जो विकार आते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है। ए ऑप्शन में आपके पास एरिक्सन, बी एफ स्किनर, चार्ल्स डार्विन सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में आपके पास जॉन ड्यूबी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यहां पे आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन में जॉन ड्यूबी। दोस्तों, जॉन ड्यूबी ने क्या कहा था कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा बच्चों को उनकी रुचि योग्यता को ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए। दोस्तों, जो जॉन ड्यूबी थे उनके मुताबिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर केंद्रित होने चाहिए, जिसमें उनके इंटरेस्ट को देखा जाए, उनकी योग्यता को देखकर ही उनको एजुकेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। ए पालन पोषण का, बी शिक्षा का, सी आपके पास अनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया के द्वारा, डी इसमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया। दोस्तों, जैसे हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंटल होता है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, अनुवांशिकता भी हमारी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो सब है ये हमारे व्यक्तिगत परिणाम होते हैं, ये हमारे जो आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है उनके ये परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होता है उसका जो विकास होता है उसका मुख्य रूप क्या है? तो ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया गया है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। दोस्तों संवेगात्मक विकास आपके पास इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई है और यहाँ पे इंटेलिजेंट डेवलपमेंट की बात की गई है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। दोस्तों डी ऑप्शन में आपके पास बौद्धिक विकास, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसे माइंड में उसके बारे में सोचना पड़ता है, ब्रेन में उसके बारे में सोचना पड़ता है। जब उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सोच को अवधारणा के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो दिया गया है मानव विकास है। ए ऑप्शन में गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, सी मात्रात्मक, या फिर इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर। मानव विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। दोस्तों जो ह्यूमन बीइंग जो होती है, मानव जो है, इसका विकास हमेशा ही होता रहता है जब से वो जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इसे मापा जा सकता है। ये आपके पास मात्रात्मक भी हो सकता है, क्वांटिटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि बुद्धि का विकास अगर रुक जाए उसके बाद भी मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पुरस्कार एवं दंड है। ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया गया सकारात्मक प्रेरक, बी ऑप्शन में स्वाभाविक प्रेरक, सी ऑप्शन में कृत्रिम प्रेरक और डी ऑप्शन में अर्जित प्रेरक। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में कृत्रिम प्रेरक। पुरस्कार एवं दंड बाहरी कृत्रिम प्रेरक हैं जो कि व्यक्तिगत के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रण और प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों जब भी किसी को पुरस्कार दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है या फिर किसी को पनिशमेंट दिए जाते हैं तो ये बाहरी रूप से होते हैं। दोस्तों इससे व्यक्ति की जो काम होता है, उसका जो बिहेव होता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? ए ऑप्शन में धर्म, बी ऑप्शन में आपके पास शिक्षा, सी ऑप्शन में आपके पास सरकार और डी ऑप्शन में आपके पास जाति। दोस्तों यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षा। दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसे याद कर लें, पेपर में आ सकती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है, किसी समाज या किसी राष्ट्र के विकास के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद है उनके द्वारा ऐसा बोला गया, अगर किसी समाज को या फिर किसी देश को अगर उसने डेवलपमेंट करनी है तो उसके जो सिटीजन हैं उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भूख और प्यास है। ये आपके पास ऑप्शन में व्यक्तिगत प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये ऐसे प्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही स्थित होते हैं और जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे जैविक और शारीरिक प्रेरक भी इनको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक होगा। ये भूख और प्यास जो है वो जन्म से ही होते हैं और ये हमारे फिजिकल तौर पे भी हो सकते हैं और जैविक तौर पर भी इनको हमें भूख और प्यास लगती है। जब हमारी फिजिकल नीड होती है, जब हमें अंदर से हमारा शरीर जो है वो एक उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि पेट में ऐसे लगता है कि हाँ हमें भूख लग रही है, तो ये हमारे क्या है, फिजिकल नीड है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? दोस्तों जब भी एग्जामिनेशन होता है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ए आपके पास स्मृति एवं समझ पर आधारित, बी ऑप्शन में आपके पास वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत प्रश्न, समझ व अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न, इसमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, समझ एवं अनुप्रयोग के आधारित। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेरिमेंट बेस पर ही प्रश्न पूछने चाहिए। परीक्षा में विद्यार्थियों से समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। इससे बालकों का मानसिक स्तर का पता लगाना आसान हो जाता है। दोस्तों जब भी एग्जामिनेशन हो, जब भी एग्जाम हो, तो उनकी समझ के मुताबिक और जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके मुताबिक प्रश्न पूछने चाहिए। इससे उनका मेंटल लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को? तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब है। किशोरावस्था में किशोर केवल 1 या 2 बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है जो उसके परम मित्र होते हैं, जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। दोस्तों जो गैंग एज होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा एडोलेसेंस पीरियड जो है वो गैंग एज ही होता है और इसमें उसके मित्र बनते हैं जिनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है और वो अपने एक तरह से गैंग बना लेते हैं। अगर किसी भी काम को करना हो तो वो पूरे बच्चे एक साथ ग्रुप में जाके उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या फिर वो
कोई अच्छा काम हो। तो इस तरह से जो गैंग एज है वो किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंस पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है ये। पियाजे के द्वारा, बीने के द्वारा, हार्वर्ड गार्नर के द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, हार्वर्ड गार्नर के द्वारा। हार्वर्ड गार्नर सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए परिवेश, शिक्षा, बुद्धि स्तर, सामाजिक अनुवांशिकता, अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि के विकास के लिए जरूरी चीजें हैं वो परिवेश है, एजुकेशन है, बुद्धि का स्तर है, इंटेलिजेंट का है, समाज का है, अनुवांशिकता है, ये सारे तत्व इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों ये हमारे पास आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।